हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ये अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय पे। और पिछली वीडियो में आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही सहयोग रहा है कि वीडियो को 1 मिलियन लोगों ने देखा है और हमारा चैनल 100K को पार कर गया है। तो इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा और इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो जो है आपके लिए आती रहेंगी। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछले टॉपिक में हमने बात की थी बिंदु से लेकर के, बिंदु पर बात की गई थी। और बिंदु पर बात करने के बाद हमने शुरू किया था रेखाओं के बारे में, थोड़ी सी बात की थी। और रेखाओं पर बात शुरू करने के बाद हमने बात की थी त्रिभुजों पर। और त्रिभुजों पर बात करने के साथ साथ ही हमारा टॉपिक जो है ओवर हो गया था। और उसके बाद हमने जो है आगे बात नहीं की थी, हमने अपनी क्लास को ओवर कर दिया था। तो वहीं से त्रिभुज से ही हम अपनी बात की अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज ये जो पहली 2-3 क्लासेज हैं वो ज्योमेट्री की बेसिक क्लासेज हैं, जिसमें कि आप जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे, क्या होता है, क्या परिभाषाएं होती हैं, कैसे चित्रों को पढ़ा जाता है, कैसे चित्रों को समझा जाता है, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी फार्मूला नहीं बता रहे हैं। हम केवल और केवल आपको बेसिक सिखा रहे हैं। बेसिक जब आप सीख जाएंगे तब जाकर के क्वेश्चन के माध्यम से आपको शॉर्ट ट्रिक, फार्मूले, इन सब के माध्यम से नई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं त्रिभुजों के बारे में। और जैसा कि हमने बताया कि बेसिक से सब कुछ स्टार्ट किया जा रहा है, तो बेसिक ही बताया जाएगा। और बेसिक में हमने बताया था त्रिभुज के बारे में, तो वहीं से लेकर के चलते हैं। त्रिभुज क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। और हमने क्या बताया था कि जब 3 रेखाएं मिलती हैं तो 3 रेखाओं से मिली हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा थी ये, एक रेखा थी ये, और एक रेखा थी ये। और ये तीनों रेखाएं मिल गई और एक प्रकार की क्या बन गई, एक प्रकार की बंद आकृति बन गई, जिसको क्या कहा गया, त्रिभुज कहा गया। इसके बाद हमने आगे बताया था कि अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है और वो क्लोज्ड आकृति है, यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस है, तो इसके जो तीनों कोण होंगे उनका योग क्या होगा, उनका योग 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके साथ ही हमने बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है तो अगर उसके बहिष्कोणों की बात की जाए, जैसे कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ा दिया जाए, ए बी को ई तक बढ़ा दिया जाए, और बी सी बढ़ गई, ए बी बढ़ गई, और उसके बाद जो है ए सी को मान लीजिए एफ तक बढ़ा दिया जाए, तो ये जो 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तो कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 का जो योग होगा वो कितना होगा, 360 होगा। 180 का जस्ट डबल होगा। तो इतनी बातें हमने की थी। इसके बाद हमने बात की थी त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जो है एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद हम ले चलेंगे आपको त्रिभुजों के से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है और समरूपता क्या होती है। तो बात करेंगे त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के बारे में अगर प्रकार के बारे में बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि त्रिभुजों को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और एक हमने बताया था भुजा के आधार पर। बहुत सारी बातें हमने बताई थी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो आज थोड़ा सा शॉर्ट में इन सब चीज़ों को बताते हुए अपने टॉपिक पर लेकर के चलते हैं। तो भुजा के आधार पर हमने बताया था 3 प्रकार से होता है। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों कोण बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। उसके बाद हमने बात की थी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और 2 भुजाएं बराबर होने के साथ साथ उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में की थी। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अगर बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। ये सब बातें हमने की थी। कोण के बारे में बात करें तो 3 प्रकार से ये त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके जो है
केवल एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। इतनी सारी बातें हमने त्रिभुजों के बारे में पिछले वीडियो में की थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में 2-4 बातें आप मिनिमम जान लीजिए। एक होती है माध्यिका, दूसरा होता है शीर्ष लंब और तीसरा होता है लंब समद्विभाजक। एक क्या माध्यिका, दूसरा शीर्ष लंब और तीसरा होता है लंब समद्विभाजक। तो अगर माध्यिका की बात करें तो माध्यिका क्या होती है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए क्या है, एक त्रिभुज है और इसकी किसी भी भुजा का एक मध्य बिंदु ले लिया जाए। मान लीजिए BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, और D को सामने के शीर्ष से मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। यानी कि माध्यिका वो रेखा होती है जो कि त्रिभुज की किसी भी भुजा को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अच्छा, अगर माध्यिका के बारे में और बात करें तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में ABC त्रिभुज का नाम है और त्रिभुज के जो BC का मध्य बिंदु है मान लीजिए D है। इसी प्रकार से AC का मध्य बिंदु मान लीजिए E है और AB का मध्य बिंदु मान लीजिए F है। और इन तीनों भुजाओं को क्या किया गया, मिला दिया गया। तो पहली बात कि जब तीनों माध्यिकाएं मिलेंगी, अब AD, BE और CF ये तीनों क्या कहलाएंगी, ये तीनों माध्यिकाएं कहलाएंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और AD, BE, CF माध्यिकाएं होने के साथ साथ ये तीनों जब मिलेंगी तो एक ही बिंदु पर मिलेंगी और जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, गुरुत्व केंद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गुरुत्व केंद्र कहा जाएगा। अच्छा, गुरुत्व केंद्र कहे जाने के साथ साथ अब एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि किसी भी त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए इसका नाम हमने रखा, क्या रखा, G रखा। इसका नाम हमने क्या रखा, G रखा। तो अगर आप निकालिए AG अनुपात GD का मान, या फिर आप निकालिए BG अनुपात GE का मान, या फिर आप निकालिए CG अनुपात GF का मान, GF का मान, तो ये तीनों मान का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा, 2:1 होगा, 2:1 होगा। अब बात कर लेते हैं, जब इतने से टॉपिक की बात कर ली है तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं हम। मान लीजिए क्या है, एक छोटा सा त्रिभुज है और इस त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है AD, BE और CF है और गुरुत्व केंद्र क्या है, G है। आपसे कह दिया गया कि AG की लेंथ जो है वो 4 है, GD की लेंथ बताइए। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF है और G क्या है, गुरुत्व केंद्र है। तो अगर आपको दे दिया गया है कि AG बराबर 4 है तो GD की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं कि AG अपॉन GD, अनुपात को अपान के रूप में भी लिखा जा सकता है। एज इक्वल टू क्या होता है, 2/1 यानी कि 2/1। AG की वैल्यू कितनी है, 4 है, GD की वैल्यू कितनी है पता नहीं, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 × 1 बराबर 2 × GD और यहाँ से GD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 यानी कि GD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और आप नॉलेज के अभाव में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो एक बात यहाँ से ये याद रखनी है कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र G है, तो त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र G होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, शीर्ष लंब की तरफ। किसके बारे में बात करेंगे, शीर्ष लंब के बारे में हम बात करेंगे। तो माध्यिकाओं के बारे में बात आपकी पूरी हो चुकी है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, शीर्ष लंब के विषय में बात करेंगे। शीर्ष लंब के बारे में बात करेंगे। तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है,
कि अगर जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर कोई लंब डाल दिया जाए तो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, उसमें कि सामने के जो शीर्ष है, शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर कोई लंब डाल दिया जाता है तो क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। और जैसा कि हमने बताया कि तीनों शीर्ष लंब जो होते हैं वो भी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज ABC है, A से BD पर एक लंब डाला गया, ठीक, B से AC पर एक लंब डाला गया और C से AB पर एक लंब डाला गया, और इस प्रकार से ये तीनों एक ही बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, तो इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, लंब केंद्र कहा जाएगा। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर ये मान लीजिए लंब केंद्र क्या है, O है, अगर ये मान लीजिए लंब केंद्र क्या है, O है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एंगल A प्लस एंगल BOC का मान क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। एंगल B प्लस एंगल क्या AOC का मान क्या होगा, वो भी 180 डिग्री होगा। और एंगल C प्लस एंगल AOB का मान क्या होगा, वो 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमने एक प्राथमिकता रहती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक छोटा सा त्रिभुज है ABC, एक छोटा सा क्या है, त्रिभुज है ABC, जिसमें कि जो O है वो क्या है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। अगर BOC की वैल्यू आपको दी हुई है 120 डिग्री और एंगल A की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको मालूम है कि एंगल A प्लस इसका मान एंगल BOC बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एंगल A की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, BOC की वैल्यू मालूम है कितनी है, 120 बराबर 180, या एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 120, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 180 में से 120 को भाग दे दें, 180 में से 120 को घटा दें, जितना आए उतना 60 डिग्री आंसर लिख सकते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू 120 बजाय 150 दी होती, कितनी दी होती, 150 दी होती, तो 150 180 में से 150 घटाया, 30 आया, 30 लिख दिया। मान लीजिए वैल्यू 110 डिग्री दी होती तो 180 में से 110 घटाया, 70 आया, लिख दिया आराम से। इस प्रकार से जो है एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं लंब समद्विभाजक की। इसकी बात करेंगे लंब समद्विभाजक की, जो कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा आप जान लीजिए, जानने के लिए है, बाकी इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं मिलता है। लंब समद्विभाजक क्या होता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, क्या है, कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज में ABC, सबसे पहले जानिए लंब समद्विभाजक होता क्या है। तो मान लीजिए कोई जैसे रेखा है AB, क्या है, AB रेखा है। अब इस रेखा को कोई रेखा इस प्रकार से काटे, रेखाएं तो एक दूसरे को काटती ही रहती है, तो अगर इस रेखा को कोई रेखा इस प्रकार से काटे कि इस पर परपेंडिकुलर भी हो, यानी कि लंब भी हो, लंब होने का मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो, और इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड भी कर रही हो, मतलब कि कोई रेखा इस प्रकार से काटे कि उस पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो और उसको बराबर बराबर भाग में डिवाइड भी कर रही हो, बांट भी रही हो, तो वो रेखा क्या कहलाती है, लंब समद्विभाजक कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब समद्विभाजक कहलाती है। अब यहाँ पर लंब समद्विभाजक का क्या रोल होता है, तो अगर जैसे मान लीजिए AC पर एक रेखा ऐसे बना दी गई तो वो इस प्रकार से होगी, BC पर मान लीजिए एक रेखा इसको बना दिया तो इस प्रकार से होगी, और AB पर इस प्रकार से कोई रेखा बनाए तो इस प्रकार से होगी। तो ये क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक कहलाता है। और ये तीनों भी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट होता है, वो क्या होता है, अंतः केंद्र। क्या होता है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में अगर बात करें तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, क्या है, कोई त्रिभुज है ABC, और कोण B का समद्विभाजक, जैसे रेखा का समद्विभाजक होता था वैसे कोण B का समद्विभाजक हो, कोण A का समद्विभाजक हो, और कोण C का समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटते हैं वो क्या कहलाता है,
अंतःकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। और जो अंतःकेंद्र होता है वो एंगल का जस्ट डबल होता है, यानी कि अगर एंगल POC की बात करें तो वो क्या होता है, 2 एंगल A हो जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बात करते हैं। हल्की सी बात समरूपता और सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे, फिर हम चलेंगे चतुर्भुजों की तरफ और चतुर्भुजों के विषय में बता करके उसके बाद आज की वीडियो और करेंगे। उसके बाद जो है हमारा बेसिक जो है लगभग खत्म हो चुका होगा और फिर हम अगली वीडियो से क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे और उनमें क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक्स और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, सर्वांग समता के बारे में बात करते हैं और समरूपता के बारे में बात करते हैं। सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई त्रिभुज, मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से छाप ले, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई हमशक्ल आपको मिल जाए और आपके गले लगे तो आपको पूरी तरीके से छाप लेगा। ठीक, आपका एक हाथ ये दिया हुआ है, दूसरे हाथ पर रख दीजिए, पूरा का पूरा कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस हाथ की जितनी उंगलियां होंगी वो सब इस हाथ की उंगलियों की लेंथ ब्रेथ सब कुछ बराबर बराबर होगा और इस प्रकार से एक हाथ दूसरे हाथ को छाप लेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 मार्कर हैं, ठीक, एक ये मार्कर है, एक ये मार्कर है। अब इन दोनों मार्कर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो ये दोनों मार्कर एक दूसरे को छाप लेंगे। क्यों छाप लेंगे? क्योंकि इनकी जो लेंथ है, इनकी जो ब्रेथ है, इनकी जो मोटाई है, सब कुछ जो है आपस में बराबर है। तो सर्वांग समता का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि जैसे आप फोटोकॉपी समझिए, जो भी आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखे होते हैं वही का वही दूसरी हैंड राइटिंग में, सॉरी, दूसरे पेज पर उसी का प्रतिरूप मिल जाता है, तो क्या कहलाता है? सर्वांग सम कहलाता है। जैसे कि फोटो का निगेटिव होता है, ठीक, एक ही फोटो के 2 निगेटिव हो सकते हैं। अब जब 2 निगेटिव होंगे तो उनका जो सेम साइज होगा, हेयर स्टाइल होगा, बाकी सब कुछ चेहरे का जो कलर होगा, सभी चीज़ें जो होंगी वो सेम टू सेम होंगी, तो वो सर्वांग समता कहलाती है। अब सर्वांग समता हम त्रिभुज में ही क्यों पढ़ते हैं, चतुर्भुज में क्यों नहीं पढ़ते हैं, पंचभुज में क्यों नहीं पढ़ते हैं और सर्किल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो सर्वांग समता, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है। वैसे तो सर्वांग समता को समझाने के लिए जो है हर एक चीज़ का इक्वली जो है बटा होना, बराबर होना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चतुर्भुज ले लिया हमने, मान लीजिए क्या हो गया, चतुर्भुज ले लिया, तो इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं, चारों कोण, ठीक, चार दोनों विकर्ण, ये सब चीजें दूसरे चतुर्भुज के बराबर होंगे, तभी दोनों चतुर्भुज बराबर होंगे। पंचभुज ले लेंगे तो पंचभुज में भी वही होगा, षटभुज ले लेंगे तो षटभुज में भी वही होगा। लेकिन त्रिभुज में क्या होता है कि अगर हम कोई भी तीन गुण जो है एक त्रिभुज के उठा करके दूसरे त्रिभुज के बराबर कर दें तो बाकी के 3 गुण अपने आप बराबर हो जाते हैं। और वही इसीलिए सर्वांग समता को पढ़ा जाता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR, ठीक, दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR, पहला त्रिभुज क्या है, ABC। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम 3 गुण उठाएंगे और 3 गुण उठा करके बाकी के दूसरे त्रिभुज के बराबर कर देंगे। इतना करने का परिणाम यह होगा कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। वो 3 गुण कौन कौन से होने चाहिए? वो 3 गुण 3 प्रकार से डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि पहला गुण क्या होना चाहिए कि उसको कहते हैं SSS, यानी कि साइड। एक बात और समझ लीजिए कि अगर इस वीडियो की लिंक आप तक पहुंचती है तो जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक की क्लास है, और अगर कोई बच्चा जो कि 9th में पढ़ रहा है या हाई स्कूल में पढ़ रहा है या कक्षा 8 में पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है, ज्योमेट्री में उसको प्रॉब्लम होती है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्लास को उस बच्चे तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, ना कि वीडियो को हर एक जगह तक पहुँचाना। अगर थोड़ा सा हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रयास करने की आपको भी आवश्यकता है, क्योंकि बेसिक बिना नींव के कोई भी घर मुकम्मल नहीं होता है। अगर सोच लीजिए पेड़ में जड़ नहीं होगी तो पेड़ कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता। इसलिए बेसिक सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जो लोग आज बड़ी वीडियोज़ में छोटी छोटी बातों को बहुत शॉर्ट से समझा करके
चुपचाप निकल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक याद रह जाते हैं, क्वेश्चन का मॉड्यूल बदल जाता है, और क्वेश्चन का मॉड्यूल बदल जाने से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्योमेट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक जानना जरूरी है। जब आप जानते ही नहीं होंगे कि माध्यिका क्या होती है, आपको सर्वांग क्षमता के बारे में आधी अधूरी जानकारी होगी, तो आप क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा तुक्का लगाएंगे और उसके बाद जो भी मन में आएगा वो ऑप्शन टिक कर देंगे। तो इसलिए जो है ये क्लास आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा आपके उन स्टूडेंट्स के लिए, आपके छोटे भाई बहन के लिए, आपके सुपुत्र सुपुत्रियों के लिए, सबके लिए, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, जो बेसिक, जिनकी ज्योमेट्री बेसिक कमज़ोर है। और हमारे हिसाब से ज्योमेट्री में हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम जरूर होता है। ऑन अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा या फिर अंकगणित के मायने अगर रखा जाए तो बेसिक में थोड़ा सा कमज़ोर जरूर होता है। तो इसलिए इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाने का काम आपको करना है। तो आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पे, और उससे पहले बात करेंगे साइड यानी कि भुजा सर्वांग क्षमता पे। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप देख लें कि किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के अलग अलग बराबर हो, मैं यहाँ पर जो बात कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए इसकी एक लंबाई 3 है तो इसकी भी लंबाई 3 हो, इसकी लंबाई अगर 4 है तो इसकी भी लंबाई 4 है होनी चाहिए, इसकी लंबाई अगर 5 है तो इसकी भी लंबाई 5 होनी चाहिए। मतलब कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होंगे तो आप क्या कह सकते हैं, त्रिभुज सर्वांगसम कह सकते हैं। ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी बराबर क्यू आर के, और ए सी बराबर पी आर के। आप देख रहे हो कि ए बी की लेंथ यहाँ पर 3, पी क्यू की लेंथ यहाँ पर 3, बी सी की लेंथ यहाँ पर 5, और क्यू आर की लेंथ यहाँ पर 5, ए सी की लेंथ यहाँ पर 4, और पी आर की लेंथ वहाँ पर 4। तो इस प्रकार से अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, उसको भुजा सर्वांग क्षमता कहा जाता है। अगर हम बात करें आगे, तो ये तो हो गई जाकर के भुजा सर्वांग क्षमता। इसके बाद अगर हम बात करें तो साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता की। अब आपके फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, और फिगर चेंज होने का कारण ये है कि मान लीजिए एक त्रिभुज हमने ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज हमने ये ले लिया, एक ए बी सी ले लिया और दूसरा पी क्यू आर ले लिया। आप मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, बी सी बराबर है क्यू आर के, हमने बताया, और उसके अलावा एक कोण दूसरे कोण के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कोण हो वो दोनों भुजाओं के बीच का हो। जैसे कि हमने मान लिया कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के हैं, बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के हैं। तो ए बी और बी सी को बनाने वाला कोण कौन सा है, कोण बी है, और वो बराबर होगा किसके, कोण क्यू के। और ये क्या होता है, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता, जिसमें कि दो भुजाएं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दो भुजाएं उनके बीच का कोण ही लेंगे हम, इसके अलावा बाकी के दोनों कोण को टच नहीं कर सकते। ठीक, बाकी के दोनों कोण को टच नहीं कर सकते। अगर आपको कभी ऐसा मिले कि ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है बी सी के, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, और इसके अलावा कोण ए बराबर आपको कोण पी के मिल जाए, आप कह दीजिए त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो कतई गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, इसके अलावा आप नहीं ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली सर्वांग क्षमता के विषय में। तो अगली सर्वांग क्षमता क्या है, ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल यानी कि दो कोण उनके बीच की भुजा और दो कोण उनके बीच की भुजा। यानी कि हमने मान लीजिए दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया, दूसरा त्रिभुज क्या ले लिया, पी क्यू आर ले लिया। एक त्रिभुज क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया, और दूसरा त्रिभुज क्या ले लिया, पी क्यू आर ले लिया। अब हमने क्या लिए, एंगल साइड एंगल, जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, तो दो एंगल लेंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी के मान लीजिए, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के मान लीजिए। इसके अलावा जो बाउंडेशन यहाँ पे थी,
कि दो भुजाएं उनके बीच का कोण होना चाहिए। यहाँ पर वो फाउंडेशन नहीं है। आप दो कोण ले चुके हैं, तीसरा मजबूरी बराबर हो जाएगा क्योंकि तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो भुजा आप कोई भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, बी सी भी ले सकते हैं, ए सी भी ले सकते हैं। ए बी बराबर पी क्यू के कर दीजिए, या फिर बी सी बराबर क्यू आर के कर दीजिए, या फिर ए सी बराबर पी आर के कर दीजिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। हमने मान लिया ए बी बराबर हमने किसके कर लिया, पी क्यू के कर लिया, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो हो गई बात सर्वांग क्षमता के नॉर्मल टॉपिक के विषय में। इसके अलावा एक और सर्वांग क्षमता होती है जो कि विशेष प्रकार के त्रिभुज के लिए होती है। विशेष प्रकार का त्रिभुज कौन, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में किस प्रकार की सर्वांग क्षमता होती है, इसका नाम दिया गया है RHS। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड मतलब कि क्या है, मतलब कि राइट एंगल मतलब समकोण हो, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। दूसरी बात हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो, और उसके बाद क्या हो, भुजा होनी चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहली बात समकोण त्रिभुज होने चाहिए। तो मान लीजिए दो त्रिभुज हमने ले लिए, एक मान लीजिए ए बी सी ले लिया, दूसरा मान लीजिए हमने क्या ले लिया, पी क्यू आर ले लिया। ए बी सी ले लिया और पी क्यू आर ले लिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कोण बी इक्वल टू कोण क्यू के है, वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा दूसरा क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। कर्ण के आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण होना चाहिए यानी कि ए सी इक्वल टू पी क्यू के होना चाहिए। और इसके अलावा हम बी सी या ए बी में से कोई भी भुजा क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू के कर सकते हैं। कोई भी भुजा हमने उठा ली, ए बी इज इक्वल टू किसके, पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगी, RHS सर्वांग क्षमता से हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की सर्वांग क्षमता दे करके आपसे पूछ लेता है कि ये किस प्रकार की सर्वांग क्षमता है, और अक्सर आप लगा बैठते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता, जबकि वो नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में समकोण का त्रिभुज दिया हुआ है और आपको इस प्रकार की कहीं पर दिखाई पड़ रही है, तो आप समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता लगाएंगे, ना कि भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। क्योंकि भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता के लिए जरूरी है कि दो भुजाएं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं। कर्ण ले लीजिए, कोई भी भुजा ले लीजिए, मान लीजिए ए बी ले लें, पी क्यू के बराबर कर दें, बी सी ले लें, क्यू आर के बराबर कर दें, या ए बी ले लें, क्यू आर के बराबर कर दें, बी सी ले लें, पी क्यू के बराबर कर दें। कोई भुजा किसी भुजा के बराबर हो जाए, कर्ण कर्ण के बराबर हो, त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, तो आपकी जो सर्वांग क्षमता होगी वो क्या होगी, RHS होने वाली है। छोटी छोटी चीज़ों पर हम बहुत गौर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत कायदे से बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां हो जाती हैं, और उसके बाद जो एक नंबर मिलने वाला होता है वो 1/3 दे करके चला जाता है। हम जोड़ करके तो आते हैं कि नंबर आएंगे हमारे मैथ में 25 में 25, लेकिन नंबर कितने आते हैं आप सभी जानते हैं, कुछ पॉजिटिव वाले चले जाते हैं और कुछ निगेटिव वाले चले जाते हैं। हमारे गुरुजी की एक कहावत है कि जोड़ के आते हैं 91, नंबर आते हैं 19, बस नंबर का हेर फेर है। तो हमने बताई सर्वांग क्षमता के बारे में 4 बातें, हमने बताई सर्वांग क्षमता के बारे में 4 बातें। पहली बात भुजा भुजा भुजा, दूसरी बात भुजा कोण भुजा, तीसरी बात कोण भुजा कोण, और चौथी बात समकोण कर्ण भुजा। ये 4 प्रकार की सर्वांग क्षमता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर यहाँ पर एक गुण हमने नहीं लिया है, तो अगर आपके सामने प्रश्न रख दिया जाए कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो क्या त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज ले लिया, एक ABC ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, PQR ले लिया। एक कौन ले लिया, ABC ले लिया, और दूसरा कौन सा ले लिया, PQR ले लिया। और हम कहें कि एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के। और अब हम आपसे प्रश्न पूछें कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं
कि मान लीजिए एक छोटा सा त्रिभुज हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया ABC, जिसकी प्रत्येक भुजा है 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। हमने शुरुआत में ही बताया था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है और हर एक कोण बराबर होता है। एक त्रिभुज हमने बड़ा ले लिया, ठीक, PQR, और ये भी समबाहु त्रिभुज है। इसकी हर एक भुजा 15-15 सेंटीमीटर की है, ठीक। समबाहु त्रिभुज है तो इसका भी हर एक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री का है। अब आप जानते हैं एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। लेकिन क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाई पड़ रहे हैं? क्या ये बड़का वाला त्रिभुज छुटकाए वाले त्रिभुज को ढक लेगा, पूरी तरीके से ढक लेगा, लेकिन क्या छुटकाए वाला त्रिभुज बड़काए वाले त्रिभुज को ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। इसकी हर एक भुजा इसकी हर एक भुजा के बराबर आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कि एक कंडीशन, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाते हैं तो आप ये कतई नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। उस समय की कंडीशन में क्या होगा कि त्रिभुज होंगे समरूप। समरूपता की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। हम अभी जानेंगे कि सर्वांगसमता से हमको लाभ क्या है, क्योंकि सर्वांगसमता तो आपको अक्सर मिल जाएगी। सर्वांगसमता से लाभ क्या होंगे? तो इतना सब पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि हमने जाना कि त्रिभुज की एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं या फिर दुनिया भर का जो कुछ भी होता है वो दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन इससे हमको लाभ क्या होगा? लाभ सिर्फ और सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज के जो 3 गुण हमने बताए थे, भुजा 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 कोण भुजा कोण भुजा कोण और RHS जिसको कहा जाता है, ठीक, 4 प्रकार के गुण हमने बताए थे। अगर आपने बराबर कर लिए तो बाकी के गुण अपने आप बराबर हो जाएंगे। बाकी के गुण अपने आप बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज क्या है? ABC है, और दूसरा त्रिभुज है PQR, और आपसे कह दिया जाए कि ये दोनों सर्वांगसम है, और आपसे कह दिया जाए AB = 16 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू बताइए। आप आराम से कह सकते हैं कि ये भी कितने का होगा? 16 का होगा। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एंगल A बराबर 60 डिग्री का है, एंगल B बराबर 120 डिग्री का है, एंगल R की वैल्यू बताइए। एंगल A बराबर 60 डिग्री का है, एंगल B बराबर 120 डिग्री का है। अब आप एंगल R की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एंगल C की वैल्यू निकालेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितने का होता है? 180 का होता है। आप इसको 60 लिख लेंगे, इसको 120 लिख लेंगे, प्लस एंगल C = 180 का, एंगल C = 180, 60 120 नहीं लेंगे, 60 और 110 ले लेंगे, वरना 180 दो ही एंगल मिल करके बना रहे हैं। तो 110 60 कितना हुआ? 170 हुआ। 75 के नियम हमने पिछले वीडियो में समझाए थे। एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 डिग्री निकल करके आ जाएगी। अब एंगल C की वैल्यू 10 डिग्री निकल करके आ गई। त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। जो कोण इसका C होगा वो कोण उसका R होगा। तो एंगल R की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 डिग्री हो जाएगी। इसको आप ऐसे लगा सकते हैं कि 60 और 110 जोड़ लिया, 170 हो गया, 180 में से माइनस किया, 10 आ गया। अब A बराबर है P के, B बराबर Q के, तो C बराबर किसके? R के हो जाएगा। तो C की वैल्यू R की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिग्री आ गई। तो इस प्रकार से आप सर्वांगसमता का फायदा उठा सकते हैं। और भी बातें होंगी वो जब क्वेश्चन के साथ कराएंगे। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? समरूपता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? समरूपता के बारे में बात करेंगे। तो हमने बताया, क्या बताया? हमने बताया ये कि एक बात और रह गई है, वो बता दें, उसके बाद समरूपता के बारे में बात करें, क्योंकि वो समझानी जरूरी है सर्वांगसमता के बारे में भी। नहीं, अगर आपको बिल्कुल मूल मंत्र है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मूल मंत्र अगर आप सीख गए तो ये समझ लीजिए कि आपको फिगर में कुछ भी झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल पक्की बात कि अगर इस मूल मंत्र को आप सीख गए तो आपको फिगर में 1% झांकने की जरूरत नहीं होगी। आप इस स्टेटमेंट के आधार पर पता लगा लेंगे कि कौन सी भुजा किस भुजा के बराबर है, कौन सा कोण कौन से कोण के बराबर है, और कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के बराबर है। मतलब कि सारी बातें केवल एक स्टेटमेंट के आधार पर पता लगा लेंगे।
जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, तो हम कैसे पता लगाएं कि AB जो होगा वो PQ के बराबर होगा या फिर QR के बराबर होगा या फिर PR के बराबर होगा। BC जो होगा वो PQ के बराबर होगा या फिर QR के बराबर होगा या फिर PR के बराबर होगा। ये हम कैसे पता लगाएंगे? जो कोण होगा वो एंगल A होगा वो एंगल P के बराबर होगा या फिर एंगल Q के बराबर होगा या फिर एंगल R के बराबर होगा। तो इन सब बातों का जवाब दिया हुआ है यहाँ पर। कहाँ पर? जो स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में छप करके आएगा। जैसे कि मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मान लीजिए ABC सर्वांग सम है किसके? PQR के। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 1 2 3 और इस पर भी लिख दीजिए 1 2 3। ठीक, अब इसको आप पहले नंबर पे जो होगा वो पहले नंबर के बराबर होगा, दूसरे नंबर पे जो होगा वो दूसरे नंबर के बराबर होगा, तीसरे नंबर पे जो होगा वो तीसरे नंबर के बराबर होगा। मतलब कि पहले नंबर वाला एंगल पहले नंबर वाले एंगल के बराबर होगा, दूसरे नंबर वाला एंगल दूसरे नंबर वाले एंगल के बराबर होगा, तीसरे नंबर वाला एंगल तीसरे नंबर वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब कि कोण A की वैल्यू अगर 50 दी हुई है तो कोण P की वैल्यू भी 50 होगी। कोण B की वैल्यू अगर 60 दी हुई है तो कोण Q की वैल्यू भी 60 होगी। कोण C की वैल्यू 10 दी हुई है तो कोण R की भी वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। बात समझ में आई नहीं आई? दो त्रिभुजों में ABC और PQR मान लीजिए दिया हुआ है और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, तो जो वैल्यू A की होगी वही वैल्यू P की होगी, जो वैल्यू B की होगी वही वैल्यू Q की होगी, वही जो वैल्यू C की होगी वही वैल्यू R की होगी। ये तो हो गई कोण वाली बात। अब बात करेंगे भुजाओं की। तो भुजाएं जो होती हैं दो अक्षर को मिला के बनती हैं। जैसे कि मान लीजिए भुजा है AB, तो वो A और B को मिलाने पर ही भुजा कही जाएगी, रेखा कही जाएगी। क्यों? क्योंकि एक अगर छोर पकड़ लेंगे दूसरा छोर नहीं पकड़ेंगे तो रेखा क्या हो जाएगी? पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो इसलिए दोनों छोर पकड़ना जरूरी होता है। तो अगर हम बात करें इसका, अगर हम ले रहे हैं AB तो इसका भी क्या लेंगे? PQ। अगर इसका हम ले रहे हैं 1 2 तो इसका भी क्या लेंगे? 1 2। अब इसका ले लिया AB तो इसका क्या हो गया? PQ हो गया। इसकी ले लिया हमने क्या? 2 3 का मतलब BC, इसका मतलब QR, यानी कि इसका 2 3 कौन? QR, इसका 3 1 यानी कि CA और इसका 3 1 यानी कि RP। तो इस प्रकार से जो है बिना फिगर देखे आप 6 के 6 गुण पता लगा सकते हैं कि अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया गया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं। वरना ऐसे एग्जाम में क्या होता है कि त्रिभुज ABC पता चले बता दिया गया कि QR P के बराबर है, अब वहाँ पर चौंक रहे हैं कि P कहाँ बनाए, Q कहाँ बनाए, R कहाँ बनाए, क्योंकि क्या हो जाएगा अगर फिगर गलत बना दिया तो आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इस समस्या का निवारण इसमें छिपा हुआ है 1 2 3 में कि इसको 1 2 3 लिखो, इसको 1 2 3 लिखो। A बराबर है Q के, B बराबर है R के, C बराबर है P के, AB बराबर QR के, BC बराबर RP के और AC बराबर QP के। आराम से निकालिए, आराम से सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और नंबर ले जाइए। नंबर लूट करके लेके जाइए। किस कैसे लेकर के जाइए? लूट करके लेकर के जाइए। तो बढ़ते हैं अब समरूपता की तरफ, क्योंकि समरूपता में भी ये नियम लागू होता है और समरूपता में कड़ाई से लागू होता है। क्योंकि अगर एक त्रिभुज में समकोण डाल करके समरूपता बना दिया थे तो वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। तो बात करेंगे समरूपता की। समरूपता हमने कहा था, क्या कहा था कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो त्रिभुज क्या सर्वांग सम होंगे? आपने कहा नहीं होंगे। हमने कहा क्यों नहीं होंगे? आपने 3 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का खाका खींच दिया और कहा गुरुजी ढक के दिखाओ, देखे सर्वांग सम है। तो हमने कहा चलो वो सर्वांग सम नहीं होंगे तो उनको कुछ न कुछ तो नाम देना होगा, तो उनको नाम क्या दिया गया? समरूप त्रिभुज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? समरूप त्रिभुज नाम दिया गया। कि कहा गया क्या कि मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज छुटकवा है, बड़कवा काफ़ी बन गया है लेकिन छुटकवा दूसरा छुटकवा बना देते हैं। एक त्रिभुज बड़कवा है, दूसरा त्रिभुज छुटकवा है, इसका नाम क्या है? PQR है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि
अगर एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के, तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। यानी कि त्रिभुजों का जो रूप होगा वो एक कैसे होगा, जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल तो हमको याद नहीं आ रहा। त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। यानी कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो क्या कहलाते हैं? त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। अब बात करें, अगर समरूप कहलाते हैं तो समरूप होने से क्या मतलब, फायदा क्या होगा? त्रिभुज जो अगर समरूप हो जाते हैं, मान लीजिए अगर स्टेटमेंट लिख करके आ गया तो उससे हम किस चीज़ का आंसर निकालेंगे, क्या फ़ायदा होगा? तो वो फायदा क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज क्या है? समरूप है। दो त्रिभुज समरूप होने का मतलब है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। और समरूप होने का मतलब क्या है कि इनकी क्या होती है? संगत भुजाएं। संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। अब संगत भुजाएं कैसे समानुपाती होती हैं? मतलब कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर होगा बी सी और क्यू आर के अनुपात के, बराबर होगा ए सी और पी आर के अनुपात के। मतलब कि क्या कहा जाए कि ए बी और पी क्यू का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा बी सी और क्यू आर के अनुपात के, और बराबर होगा ए सी और पी आर के अनुपात के। कहो गुरुजी कुछ नहीं समझ में आया। तो अगर मान लीजिए ए बी की लेंथ 4 है और बी सी की लेंथ मान लीजिए 12 है। ए बी की लेंथ 4 है और बी सी की लेंथ मान लीजिए क्या है? 12 है। सॉरी, ए बी की लेंथ 4 है और पी क्यू की लेंथ क्या है? 12 है। तो आप ए बी की लेंथ बटे पी क्यू की लेंथ निकालिए, 4/12 यानी कि 1/3 का अनुपात है। तो अगर बी सी की लेंथ जो कुछ भी होगी उसका 3 गुना होगी क्यू आर की लेंथ, और ए सी की लेंथ जो कुछ भी होगी उसका 3 गुना होगी पी आर की लेंथ। मतलब कि ए बी की त्रिभुजाओं में जो होगा उसका उसी अनुपात में पी क्यू आर की भुजाओं में होगा। और ये भी हम निकालते हैं किसके द्वारा? 1 2 3 के फार्मूले के द्वारा। आपको अगर किसी क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर किसी त्रिभुज में दे दिया गया कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप क्या करेंगे? बिना फिगर बनाए आप समानुपात वाला सिस्टम लगाएंगे। कैसे? 1 2 3 के फार्मूले से, कि 1 2 यानी कि ए बी बटा 1 2 यानी कि पी क्यू, 2 3 यानी कि बी सी बटे क्यू आर यानी कि 2 3 यानी कि क्यू आर, फिर 1 3 यानी कि ए सी बटे 1 3 यानी कि पी आर। संगत भुजाएं तो समानुपाती होती ही होती हैं, इसके अलावा संगत माध्यिकाएं भी समानुपाती होती हैं। संगत माध्यिकाएं क्या होती हैं? ये भी समानुपाती होती हैं। कि मान लीजिए एक कोई त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज बना हुआ है क्या? पी क्यू आर। इसकी माध्यिका है ए एम, माध्यिका को सब बता चुके पीछे, और इसकी माध्यिका क्या है? पी एन। तो इसकी माध्यिका ए एम, मीडियन ए एम अपान मीडियन पी एम, इनका भी अनुपात वही होगा। और इनका अनुपात वही होने के साथ साथ एक और चीज होती है कि अगर मान लीजिए ए बी बी सी सी ए का सम निकाल लें, यानी कि इसका परिमाप निकाल लें, पी क्यू को क्यू आर आर पी का सम निकाल लें, यानी कि इसका परिमाप निकाल लें, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनका भी अनुपात वही रहता है। और इनका अनुपात वही होने के साथ साथ अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो ये सब ए बी पी क्यू जो लेंथ होती है वो मीटर में लिखी जाती है, बी सी क्यू आर लेंथ होती है मीटर में लिखी जाती है, ए सी पी आर लेंथ होती है मीटर में लिखी जाती है, मीडियन लेंथ होती है मीटर में लिखी जाती है, पेरीमीटर लेंथ होती है मीटर में लिखी जाती है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया होता है, और एरिया हमेशा क्या होता है? मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। यानी कि त्रिभुजों के एरिया के अंडर रूट का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
PQR। तो अगर आपके दो त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या समरूप हो जाते हैं, तो भुजाओं का अनुपात हो, चाहे माध्यिकाओं का अनुपात हो, चाहे आपका पेरीमीटर यानी कि क्या कहते हैं परिमाप का अनुपात हो, और चाहे क्षेत्रफलों के अंडर रूट का अनुपात हो, ये सब अनुपात जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगर आपसे एक बात और यहीं पर याद रखनी है कि अगर किसी त्रिभुज में, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, यहीं पर ये बात भी नोट कर लीजिएगा, और इसमें कोई लाइन खींच दी गई है PQ। क्या लाइन खींच दी गई है, PQ, और आपसे कह दिया गया है कि AB, आपसे कह दिया गया है कि PQ जो है वो समांतर है किसके, BC के। एक त्रिभुज ABC है और उसमें आपसे कह दिया गया है कि PQ जो है वो समांतर है किसके, BC के। तो आपको तीन बातें तुरंत याद रखनी है कि AP/PB बराबर होगा AQ/QC के, यानी कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये। ठीक, दूसरी बात, ये बात थोड़ा कम याद रखना, लेकिन दूसरी बात जो याद रखना कि AP/AB यानी कि छुटकाए त्रिभुज की भुजा बटे बड़काए त्रिभुज की भुजा बराबर होगा AQ/AC, यानी कि छुटकाए त्रिभुज की भुजा बटे बड़काए त्रिभुज की भुजा बराबर होगा PQ/BC। ये बात आपको कायदे से याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो है त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है, और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो है हम बात करेंगे चतुर्भुजों के बारे में। चतुर्भुज जब कंप्लीट हो जाएंगे तब जा करके इनसे संबंधित, रेखाओं से संबंधित, त्रिभुजों के से संबंधित, चतुर्भुजों से संबंधित एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न लगाएंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन लगाएंगे, और 50 क्वेश्चन लगाने के बाद उसके बाद जो है आगे जो वृत्त होगा या जो कुछ भी चीज़ें होंगी उन पर चर्चा की जाएगी। तो आपने जैसा पहला प्यार पहली वीडियो को दिया है उतना ही प्यार दूसरी वीडियो को भी दीजिएगा, और दबा के लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, आपके बच्चे जो कुछ भी, कोई यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, कोई यूपी पेट की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, जिसका भी बेसिक कमज़ोर है, जिसका भी बेस नहीं बना हुआ है, जिसका भी नींव कमज़ोर है, जिसकी भी जड़ कमज़ोर है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये वीडियो, क्योंकि बेसिक कोई नहीं पढ़ाता है, और बेसिक इतने विस्तार से तो कोई भी नहीं पढ़ाता है। ठीक, तो मंद से मंद बुद्धि के व्यक्ति को भी मैथ आ जाए, ये पढ़ाने का उद्देश्य मेरा है, और मैं इस उद्देश्य को कहाँ लेकर के कहाँ तक सफल होऊंगा ये आप पर निर्भर करता है कि आप जितना अधिक मेरे वीडियोस को पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही अधिक सफलता मुझे होगी कि मैथ जो है, ज्योमेट्री जो है वो घर घर तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।